गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम प्रत्यय कर रहे थे। प्रत्यय में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में आए प्रत्यय बताइए। तो जो शब्द दे रखे हैं इनमें से हमें प्रत्यय छांट कर लिखने हैं। तो सामाजिक में प्रत्यय है एक, समाज प्लस में एक, बुराई में ई, बड़ी ई, बुरा प्लस में ई, गुरुतर में तर, भारतीय में ये, मूर्खता में ता, पछतावा में आवा, राधे में ये प्रत्यय आएगा बेटा। सजावट, आवट, ये जो राधे में हमने ये प्रत्यय निकाला है ये संधि के हिसाब से निकाला है, गुण संधि का प्रयोग करके। सजावट में आवट, बिकाऊ में आऊ, देवत्व में त्वय, स्वर्णकार में कार, मानवता में ता। तो एक बार फिर से देख लो कि पहले में इक, बुराई में ई, गुरुतर में तर, भारतीय में ये, मूर्खता में ता, पछतावा में आवा, राधे में ये, सजावट में आवट, बिकाऊ में आऊ, देवत्व में त्वय, स्वर्णकार में कार, मानवता में ता, लघुत्व में त्वय, मनुष्यता में ता, बलवान में वान, मूल शब्द बच रहा है इसमें बल, पीड़ित, पीड़ा प्लस इत, पीड़ित, इत प्रत्यय, झाड़न में न, झाड़ प्लस न, हर्षित, हर्ष प्लस में इत, तो इसमें इत प्रत्यय, नागरिक, इक प्रत्यय, लौकिक, इक प्रत्यय, लोक प्लस इक, लौकिक, समझदार में दार प्रत्यय, दार्शनिक में इक प्रत्यय, पर्वतीय में इये, पढ़ाकू में आकू, ममेरा में एरा, बिहारी में ई, कीमती में ई, कृपालु में आलू, भूखा में आ, पुजारी में ई, भुलक्कड़ में अक्कड़, भूल प्लस अक्कड़, चिकनाहट में आहट, चिकना प्लस आहट, लकड़हारा में हारा, लौकिक में इक, कड़वाहट में आहट, बचपन में पन। से देख लो बेटा इसको, लघुत्व में त्वय, मनुष्यता में ता, बलवान में वान, पीड़ित में इत, झाड़न में न, हर्षित में इत, नागरिक में इक, लौकिक में इक, समझदार में दार, दार्शनिक, दर्शन प्लस इक, दार्शनिक, पर्वतीय, पर्वत प्लस ये, पढ़ाकू, पढ़ प्लस आकू, ममेरा, मामा प्लस एरा, ममेरा, बिहारी, बिहार प्लस ई, कीमती, कीमत प्लस ई, कृपालु, कृपा प्लस आलू, भूखा प्लस आ, पुजारी में ई, पूजा प्लस पुजार प्लस में ई, भुलक्कड़ अक्कड़, चिकनाहट आहट, लक्कड़हारा हारा, लौकिक इक, कड़वाहट आहट, बचपन पन। अब है निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्ययों के योग से दो दो शब्द बनाने हैं। आपको यहाँ पर प्रत्यय दे रखे हैं, इनसे आपको शब्द बनाना है। एला, एला नहीं आएगा, एरा कर देना बेटा इसको शब्द को। तो एरा से बना चचेरा, ममेरा, त्वत्व से बना मनुष्यत्व, पशुत्व, कार से बना स्वर्णकार, पत्रकार, हार नहीं आएगा, अन से बना भवन, पवन, गुलाबी से बना आपका ई से बना गुलाबी, बिहारी, पन से बना लड़कपन, बचपन, ना से बड़ा बना उड़ना और सोना, या है इसको या कर देना, या से बना डिबिया, खटिया, ता से बना लघुता, सुंदरता, आलू से कृपालु, झगड़ालू, ये से बना प्रांतीय और भारतीय, आन से बना उड़ान और थकान। आगे आपका अगला प्रश्न के निम्नलिखित उपसर्ग या अथवा प्रत्यय लगाकर दो दो शब्द बनाइए। तो यहाँ पर जो शब्द दे रखे हैं कि या तो वो उपसर्ग है या प्रत्यय, वो लगाकर आपको शब्द बनाने। तो पहले में अनु क्या है, उपसर्ग है, तो अनु से बना है अनुकरण, अनुमान। आ भी उपसर्ग है, आ से बना आहार, आक्रमण। अप उपसर्ग है, अपयश, अपमान, अधखिला, अधमरा। हारा क्या है आपका, प्रत्यय है, तो इससे बना लक्कड़हारा, स्वरहारा। पन से बना बचपन, लड़कपन। वास, ये भी प्रत्यय है आपका, वनवास। कैसे, परीक्षक, पाठक। त्वय उपसर्ग है, लघुत्व, मनुष्यत्व। ता से मानवता, पवित्रता। और ये यहाँ पर आप अति कर लेना इसको, अपि को, अति से बना अतिरिक्त और अतिक्रमण। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय और उपसर्ग हैं वो अलग करने हैं। कि जिसमें उपसर्ग है उसमें उपसर्ग अलग करना है, जिसमें प्रत्यय है प्रत्यय अलग करना है, और जिसमें दोनों है उसमें से दोनों अलग करना है। तो भारतीय में सिर्फ प्रत्यय है, ये प्रत्यय, भारत प्लस ये। निर्धन में उपसर्ग है, नी विसर्ग लगा के। प्रांतीय में ये प्रत्यय है, धनवान में वान प्रत्यय, सुखी में ई प्रत्यय। अनुकूल में उपसर्ग है अनु, कुल मूल शब्द है और इसके अंदर प्रत्यय कुछ भी नहीं है। साहित्यिक में इक प्रत्यय है, साहित्य प्लस इक।
बदनसीमी में बद क्या है आपका उपसर्ग है। निस्तेज में निस आपका उपसर्ग है। आरवी भाव में आ उपसर्ग है। लाचारी में ई उपसर्ग है, लाचार प्लस ई लाचारी। सद्धर्म में सत, सभ्यता में ता प्रत्यय। उन्नति में उत उपसर्ग है। महिमा में इमा प्रत्यय। बचपन में पन उपसर्ग। बुराई में ई। नागरिक में इक प्रत्यय। लकड़ी में ई प्रत्यय है। सभी एक्सरसाइज आपको नोट करनी है। थैंक यू। Good morning, dear students. I am Hirlal sir from MLP International School, Rajpura, and we are going through our moment textbook. And in this textbook, we are doing our 4th chapter because 3rd chapter is deleted from our syllabus in this session. Okay, now we are going through chapter number 4. And the name of the chapter number 4 is In the Kingdom of Fools. इसका मतलब होता है बेटा यानी मूर्खों के साम्राज्य में। एंड इट इज़ ए कन्नड़न फ्लॉक टेल्स। ये बेटा एक दंत कथा है हमारी। और आइए अब देखते हैं इसमें क्या हमारा राइटर जो है A.K. रामुंजम जो इसके हमारे राइटर हैं वो देखिए क्या बताते हैं। इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी if you listen very carefully. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. ऐसा विश्वास किया जाता है कि मूर्ख जो है वो इतने खतरनाक होते हैं कि केवल उन लोगों को यानी मूर्ख लोगों को बुद्धिमान व्यक्ति ही उनको मैनेज कर सकते हैं। यानी मूर्ख लोगों को कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही समझा सकता है, बाकी हर किसी के बस की बात नहीं है। Who are the fools in the story? अब हमें पता करना है कि इस कहानी में मूर्ख कौन है। What happens to them? और उनके साथ फिर क्या होता है। तो 2-3 क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर राइटर ने अराइज किए हैं। दूसरा एक बात तो ये बता दी, मूर्ख लोगों से नहीं जीता जा सकता। मूर्ख कौन है जो अननेसेसरी मैटर को लेकर सारा काम उल्टा करते हैं। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बताया गया है कि भाई मूर्ख के साम्राज्य में बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर, भाई राजा और मंत्री दोनों ही वर इडियट्स। क्या थे? मूर्ख थे। दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। उन्होंने नहीं चाहा कि चीज़ वैसे ही चले जैसे दूसरा राजा कर रहे थे। सो दे डिसाइडेड, इसलिए उन्होंने फैसला लिया टू चेंज नाइट इनटू डे, कि भाई रात को तो दिन में परिवर्तित कर देंगे एंड डे इनटू नाइट, और दिन को रात में परिवर्तित कर देंगे। They ordered that everyone should be awake at night. उन्होंने आदेश जारी करवा दिया कि हर कोई जो है वो रात को जागेगा। Till their fields, खेतों की जुताई भी रात को करेगा। Run their business, और अपने बिजनेस व्यापार भी वो रात को ही करेगा। Only after dark, और वो भी कब बेटा? अंधेरा होने के बाद। And go to bed as soon as the sun came up, और जैसे ही सूर्य उदय होगा वो सोने अपने के लिए बिस्तर पर चला जाएगा। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। किसी ने भी किसी के आज्ञा की अवहेलना की उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। द पीपल डिड एज, लोगों ने वैसा ही किया। दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। दे वर टोल्ड, उनको बताया गया फॉर फियर ऑफ डेथ, कि उनको मृत्यु का डर था। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड, भाई राजा और मंत्री जो थे दोनों ही बड़े खुश थे। एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, अपने इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए। वन डे ए गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। एक बार एक गुरु
और उसका एक चेला अराइव्ड इन द सिटी। वो बेटा शहर में आ गए। इट वॉज ए ब्यूटीफुल सिटी, ये एक सुंदर शहर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, बताया गया कि उस दिन बिल्कुल चारों तरफ हम कहेंगे कि दिन का उजियाला था। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। दिन के उजाले में वहाँ कोई नहीं था। एवरी वन वॉज एस्लिप, हर कोई सोया हुआ था। नोट ए माउस टीरिंग, एक चूहा तक नहीं हिल रहा था। इवन द कैटल्स हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, यहाँ तक कि पशुओं को भी रात को सोने की ट्रेनिंग दी गई थी। द टू स्ट्रेंजर वर अमेज्ड, वे दोनों अजनबी बड़े हैरान हुए। बाय वट दे सा, जो उन्होंने देखा। अराउंड देम, अपने चारों ओर। एंड वंडर्ड अराउंड टाउन, और वो बड़े हैरानी में शहर में घूमे। टिल इवनिंग, शाम तक वो शहर में घूमे। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप, तभी अचानक पूरा शहर खड़ा हो गया। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और अपने रात के काम में वो व्यस्त हो गए। द टू मैन्स वर हंग्री, वे दोनों आदमी भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, अब दुकानें खुल गई थी। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरियर्स, उन्होंने कुछ पंसारी का सामान खरीदना चाहा। टू देयर एटोनिस्टमेंट, उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। दे फाउंड, तब उन्होंने पाया दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, कि प्रत्येक चीज़ों की कीमत एक ही है। ए सिंगल डैडू, एक डैडू में ही सब कुछ मिलता है। वेदर दे बोट ए मेजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनानाज, चाहे वो चावल खरीद ले या फिर केले का गुच्छा खरीद ले, देना पड़ेगा एक ही डैडू। इट कोस्ट ए डैडू, उनकी कीमत एक डैडू। द गुरु एंड डिस्पल्स वर डिलाइटेड, गुरुजी और चेला दोनों ही बड़े खुश हुए। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, इस तरह की बातें उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। दे कुड बाय ऑल द फूड्स दे वांटेड फॉर ए रुपी, वे खरीद सकते थे सारा भोजन जो वे चाहते थे मात्र 1 रुपये में। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे आपको वीडियो सेंड करेंगे, और सबसे बड़ी उम्मीद करता हूँ, आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंड। और एक उम्मीद है बेटा आप लोगों से, अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार कम से कम देखें, और जब क्लियर समझ आए तभी आगे बढ़ें। आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Good morning everyone. Today we are going to discuss our chapter number 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution, part number 5. And yesterday we discussed about how Russian peasants were different from other European peasants. Okay, and today we will discuss about socialism in Russia. So, रूस में समाजवाद, रशिया में समाजवाद किस तरह से आया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। 1914 से पहले रशिया में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी उन सबको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1898 बाय सोशलिस्ट्स हु रिस्पेक्टेड आइडियाज ऑफ मार्क्स। मार्क्स के विचारों के जो सपोर्टर्स थे, जो समर्थक थे, सोशलिस्ट मीन समाजवादी, उन्होंने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी मीन्स रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी की स्थापना की। However, because of government policing, it had to operate as an illegal organization. सरकारी आतंक जो मचा हुआ था उसके कारण ये पार्टी जो है गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करती थी। एंड इट सेट अप ए न्यूज़पेपर, इस पार्टी का एक खुद का अखबार छपता था, अपना खुद का। मोबिलाइज्ड वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक्स मीन्स इस पार्टी ने मजदूरों को संगठित करके हड़ताल वगैरह जो कार्यक्रम थे वो सारी चीजों को ऑर्गेनाइज किया था। सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट द रशियन पीजेंट कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट
रूस के कुछ समाजवादी जो रूसी किसान थे उनके द्वारा जो समय समय पर जमीन बांटी जाती थी, तो उनको लोग क्या समझ रहे थे, समाजवादी भावना वाले लोग, मीन्स नेचुरल सोशलिस्ट, कि वो प्राकृतिक रूप से समाजवादी फीलिंग वाले लोग जो हैं। सो पीजेंट्स नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि रूस में मजदूरों की बजाय जो है किसान ही क्रांति का मुख्य कारण बने। अब उनके बारे में क्या था, रेदर देन अदर कंट्रीज रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली, मीन्स कि क्रांति का नेतृत्व जो करने वाले हैं, लीडरशिप जो करने वाले हैं, वो कौन बनेंगे, पीजेंट्स बनेंगे, और बाकी देशों के मुकाबले रशिया जो है बहुत जल्दी समाजवादी देश बनेगा। सोशलिस्ट मोर क्विकली, सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड। अब गांव की तरफ भी जो है एक तरह से ग्रामीण इलाकों में जो समाजवादी थे वो सक्रिय हो गए थे, एक्टिव हो गए थे। इन 1900 दे फॉर्म्ड द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी या समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी की स्थापना की। This party struggled for peasants' rights and demanded that land belonging to nobles be transferred to peasants. अब इस पार्टी ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया पीजेंट्स के लिए, उनके अधिकारों के लिए, और डिमांड की दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स, की जो नोबल्स से बिलोंगिंग लैंड है, मीन्स जो सामंतों के कब्जे वाली जमीन है, वो फौरन किसानों को ट्रांसफर कर दी जाए, पीजेंट्स को ट्रांसफर कर दी जाए। सोशल डेमोक्रेट्स वर नॉट एग्रीड विद सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज अबाउट पीजेंट्स। अब किसानों का जो ये सवाल था उस पर रूस का जो सामाजिक लोकतंत्रवादी मीन्स सोशल डेमोक्रेट्स जो थे, ये वर्ग एक जो था, ये समाजवादी क्रांतिकारियों के विचारों से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। लेनिन का विचार था कि किसानों में एकता नहीं है, वे विभिन्न वर्गों में बटे हुए हैं। सम वर पुअर एंड अदर्स रिच, कुछ गरीब थे, कुछ अमीर थे, और सम वर्कड एज लेबरर्स, तो कुछ जो है लेबर के रूप में काम करते थे, जमींदारों के खेतों में मजदूरी करते थे। अल्दो अदर्स वर कैपिटलिस्ट, जबकि कुछ ऐसे भी थे जो पूंजीपति थे, जो नौकरों से अपने खेतों में काम करवाते थे, हु एम्प्लॉयड वर्कर्स। गिवन दिस डिफरेंशिएशन विद इन देम दे कुड नॉट ऑल बी पार्ट ऑफ ए सोशलिस्ट मूवमेंट। इन आपसी डिफरेंस के कारण जो है वे सभी समाजवादी आंदोलन का भाग नहीं बन सकते थे। मीन्स पीजेंट्स भी अलग अलग कैटेगरी में उनको डिवाइड कर दिया गया था। The party was divided over the strategy of organization. Vladimir Lenin, who led the Bolshevik group, thought that in a repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number and quality. Means कि जो एक तरह से ये सवाल उठ रहे थे, इनमें एक आइडियोलॉजी के मतभेद थे, मीन्स एक स्ट्रेटेजी थी, डिवाइड था सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे जो था। अब व्लादिमीर लेनिन जो कि कौन था, बोल्शेविक ग्रुप का लीडर, ठीक है, बोल्शेविक खेमे का मुखिया था, उसका मानना था कि जार कौन था, राजा जार, जो रूस के राजा थे। जारिस्ट रशिया का मीन्स कि रशिया के जो राजा जार हैं, तो जार शासित रूस जो है उसमें, उस समाज में एक अनुशासित पार्टी होनी चाहिए, डिसिप्लिन्ड पार्टी होनी चाहिए, एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी, और साथ में उन अपने सदस्यों की संख्या पर उसका पूरी तरह से जो है कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। अब एक ग्रुप तो हो गया बोल्शेविक, एंड सेकंड ग्रुप वाज मेंशेविक। अब मेंशेविक ग्रुप का क्या कहना था, while some Mensheviks thought that the party should be open to all. Mensheviks उनके बिल्कुल अपोजिट थे, वो चाहते थे कि पार्टी जो है सभी के लिए ओपन होनी चाहिए, एज इन जर्मनी। ओके, सो लेट्स डिस्कस अवर नेक्स्ट पॉइंट 2.4, ए टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रिवॉल्यूशन। मीन्स एक उथल पुथल का समय और 1905 की क्रांति। रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी, मीन्स रूस में जार का निरंकुश शासन था। द जार वॉज नॉट सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट। अब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जार किसी भी तरह से पार्लियामेंट के अधीन नहीं था या उससे रिलेट नहीं था। अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स, इवन एट द बिगिनिंग ऑफ 20th century, लिबरल्स इन रशिया कंपेजन टू एंड द स्टेट ऑफ अफेयर्स। अन्य यूरोपीय शासकों की तरह जार बिल्कुल भी पार्लियामेंट के अधीन नहीं था, एंड लिबरल्स ने स्थिति की समाप्ति के लिए बहुत सारे आंदोलन भी चलाए, बहुत सारे कंपेजन भी चलाए, टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज। सोशल डेमोक्रेट्स के साथ और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज के साथ मिलके ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905।
1905 की क्रांति के समय उन्होंने संविधान बनाने के लिए इन दोनों ग्रुप से मिलके एक तरह से इनके सहयोग से, इनकी हेल्प से किसानों और मजदूरों के बीच काफी काम किया। किन्होंने? लिबरल्स ने। ओके, सो दे वर्कड विद पीजेंट्स एंड वर्कर्स टू डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने आपको बताया कि किसानों के साथ मिलकर संविधान की डिमांड के लिए बहुत ज्यादा काम किया गया। दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट इन पोलैंड फॉर इंस्टेंस and in Muslim dominated areas by Jadidists who wanted modernized Islam to lead their societies. ओके, तो रूसी एम्पायर के अंतर्गत आने वाले जो नेशनलिस्ट थे, जैसे कि पोलैंड में, इन पोलैंड फॉर इंस्टेंस उदाहरण के तौर पे, और इस्लाम के जो मॉडर्नाइज्ड के समर्थक जो थे, उसके सपोर्टर जो थे, वो कौन थे? जदीदिस्ट मीन्स जदीदी। एक तरह से जैसे हम चर्च, ईसाई इस तरह जो बोल रहे हैं, तो वो इसी तरह से जदीदिस्ट भी थे, अलग से एक कैटेगरी वाले लोग, हु वांटेड मॉडर्नाइज्ड इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटीज। तो ये चाहते थे इस्लाम को मॉडर्न बनाना, इस्लाम धर्म को बहुत ज्यादा एक तरह से मॉडर्नाइज करना। द ईयर 1904 वॉज ए पर्टिकुलरली नॉट गुड वन फॉर रशियन वर्कर्स। रूसी मजदूरों के लिए 1904 में अनेक बुरी घटनाएं घटी, इसलिए ये ईयर उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। प्राइसेस ऑफ बेसिक गुड्स रोज सो क्विकली दैट रियल वेजेस डिक्लाइंड बाय 20%। मीन्स जरूरी चीजों के जो दाम थे वो तो इतनी तेजी से बढ़ गए, लेकिन जो एक्चुअल में उनके वेजेस थे, बेसिक वेजेस थे, वो एक तरह से उसमें 20% तक उनके वेतन में कमी आ गई, कमी हो चुकी थी उनके वेतन में। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशंस रोज ड्रामेटिकली। तो उसी समय जो है मजदूर संगठनों के सदस्यों की जो संख्या थी वो बहुत तेजी से बढ़ गई थी। व्हेन 4 मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स व्हिच हैड बीन फॉर्म्ड इन 1904 वर डिसमिस्ड एट द पुतिलोव आयरन वर्क्स, देयर वाज ए कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन। 1904 में ही बनाई गई थी एक असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, रूसी श्रमिक सभा। उसके 4 सदस्य जो कि पुतिलोव आयरन वर्क्स में काम करते थे, वो उनको नौकरी से हटाने पर मजदूरों ने क्या किया कि आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया, कि उनको डिसमिस कर दिया गया था, नौकरी से हटा दिया गया था। डिमांडिंग ए रिडक्शन इन द वर्किंग डे टू 8 hours, एन इंक्रीज इन वेजेस एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशंस। अबाउट 11,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। मीन्स अगले कुछ दिनों में सेंट पीटर्सबर्ग के लगभग 11,000 मजदूरों ने काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में इंक्रीज किए जाने, इंक्रीमेंट दिए जाने, मीन्स वेतन में वृद्धि किए जाने, और काम करने की जो कंडीशंस थी, वर्किंग कंडीशंस थी, उसमें सुधार की मांग की, सुधार की डिमांड की कि किस तरह से इसको जो है सुधार किया जाए। और इसके लिए क्या किया उन्होंने? स्ट्राइक कर दी, स्ट्राइक ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। When the procession of workers led by Father Gapon reached the Winter Palace, it was attacked by the police and the Cossacks. इसी दौरान जब गैपोन फादर, मीन्स गैपोन एक पादरी का नेम था जिन्होंने लीडरशिप की थी, फादर गैपोन, तो इनके नेतृत्व में जब मजदूरों का एक जुलूस जो निकाला गया, और वो कहाँ पहुंचे? विंटर पैलेस में। विंटर पैलेस क्या था? जार, राजा जार का जो महल था उसको हम कह रहे हैं विंटर पैलेस। उसके सामने जब पहुंचा तो पुलिस और कोसैक्स ने इस जुलूस के ऊपर क्या कर दिया? हमला कर दिया। ओवर 100 वर्कर्स वर डाइड, 100 मजदूर मारे गए, एंड अबाउट 300 वाउंडेड, और 300 के लगभग घायल हो गए। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे, अब इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। स्टार्टेड ए सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट बिकेम नोन एज द 1905 रिवॉल्यूशन। मीन्स 1905 की क्रांति भी इसी घटना से स्टार्ट हुई थी। अब क्या हुआ कि पूरे कंट्री में जो है हड़तालें होने लगी। ऑल ओवर द कंट्री स्ट्राइक्स टुक प्लेस, पूरे कंट्री में स्ट्राइक्स होने लगी। एंड यूनिवर्सिटीज क्लोज्ड डाउन व्हेन स्टूडेंट बॉडीज स्टेज्ड वॉकआउट्स कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज। अब इसका जो रिजल्ट था वो क्या निकला? जब पूरे कंट्री में हड़ताल होने लगी तो विद्यार्थियों ने, स्टूडेंट्स ने क्या किया कि एक तरह से फ्रीडम के अभाव में विरोध करते हुए अपनी जो कक्षाएं थी उनका भी बहिष्कार किया, स्ट्राइक कर दिया, यूनिवर्सिटी को क्लोज कर दिया गया, और उन्होंने पैदल चल के एक तरह से जुलूस निकाला, बच्चों ने भी। एंड इंजीनियर, डॉक्टर्स, lawyers and other middle class workers established the union of unions and demanded a constituent assembly.
अब जो कुछ इंजीनियर, डॉक्टर, वकील और भी जो मिडिल क्लासेस कर्मचारी थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन करने की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस नाम की एक संस्था की स्थापना की। मींस यूनियन ऑफ यूनियंस जो है उन्होंने बना दिया। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से जब सोशलिस्ट लोगों ने स्ट्राइक शुरू की, लोगों ने एक तरह से बिल्कुल हड़ताल पे बैठ गए, इसको अपोज किया, तो राजा जार जो थे वो मजबूर हो गए। सो ड्यूरिंग द 1905 रिवॉल्यूशन, 1905 की क्रांति जो चलने लगी, उससे डर के राजा जार ने द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, एक ड्यूमा का निर्माण किया, जिसको हम पार्लियामेंट बोल रहे हैं। ड्यूमा या पार्लियामेंट एक ही बात है, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि फॉर ए ब्रीफ while during the revolution there existed a large number of trade unions and factory committees made up of factory workers। अब क्या हुआ कि क्रांति के दौरान कुछ दिनों तक फैक्ट्री मजदूरों की कई ट्रेड यूनियंस और फैक्ट्री कमेटियां भी काम करती रही। Most committees and unions worked unofficially after 1905 since they were declared illegal। अब क्या हुआ कि 1905 के बाद ऐसी ज्यादातर कमेटियां और जो यूनियंस थी वो काम करने लगी, क्योंकि इसी वर्ष उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। तो एक तरह से सेवरल रेस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी, राजनीतिक गतिविधियों के ऊपर पूरी तरह से बंदिश लगा दी गई थी। द जार डिसमिस्ड द फर्स्ट ड्यूमा। आप देखो, जार ने पार्लियामेंट को मींस एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के रूप में जो है एक्सेप्ट तो कर लिया था, तो उस ड्यूमा को विद इन 75 डेज एंड द री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 months। अब क्या है कि राजा जार ने पहली ड्यूमा या पहली पार्लियामेंट जो बनाई थी उसको तो 75 दिनों में, और जो दोबारा से रीइलेक्ट की गई थी उस ड्यूमा को 3 महीने के अंदर ही बर्खास्त कर दिया। ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी डिक्रीज इन हिज पावर, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह की पाबंदी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ही चेंज्ड द वोटिंग लॉज एंड पैक्ड द थर्ड ड्यूमा। अब उसने वोटिंग के जो लॉज थे उनको चेंज किया और थर्ड ड्यूमा का निर्माण किया विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। अब थर्ड ड्यूमा में उसने क्या किया, बहुत से जो है कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस भर दिए, मीन्स रूढ़िवादी राजनेता। लिबरल्स एंड रिवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट, और लिबरल्स और रिवोल्यूशनरीज को थर्ड ड्यूमा से बिल्कुल बाहर रखा गया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट फॉर योर 2.3 and 4 paragraph, and tomorrow we will discuss about the First World War and the Russian Empire. Thank you. Students, I am Rita Sharma from MLP Group of Schools. Welcome you in chemistry classes. बच्चों, हम 9th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल का रिवीजन कर रहे हैं, और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। आज हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बच्चों डिस्कस करेंगे। बेटा देखिएगा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बच्चों, ये हमें पता है कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं। बच्चों, ये हमें पता है कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, और उन पार्टिकल को महर्षि कनद ने परमाणु का नाम दिया था। आगे चल कर के 1808 में डाल्टन ने उन परमाणुओं को एटम का नाम दिया और अपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी उसने रिप्रेजेंट की। The theory that all matter is made up of very tiny individual particle atom is called atomic theory of matter। मैटर की एटॉमिक थ्योरी कहती है कि जो भी मैटर है वो छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई, जिनको क्या कहते हैं बच्चों, एटम। डाल्टन पुट फॉरवर्ड हिज एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर इन 1808। डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी 1808 में रिप्रेजेंट की। द वेरियस पोस्टुलेट और अजम्पशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर आर एज फॉलो। जो इसने पॉइंट्स बताए थे अपनी थ्योरी में, उनको हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम, कि जितने भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है, और उन पार्टिकल को क्या कहते हैं बच्चों, एटम कहते हैं। एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटम छोटे से छोटा पार्टिकल है जिससे मिलकर के मैटर बनी हुई है, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। न तो एटम को बनाया जा सकता है, न डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, न खत्म किया जा सकता है। नंबर 4, एटम्स आर वेरियस काइंड्स। अलग अलग तरह के एटम होते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एटम एज आर एलिमेंट्स। जितने टाइप के एलिमेंट है उतने ही टाइप के एटम है, क्योंकि एलिमेंट किससे मिलकर के बने हुए एटम। नंबर 5, ऑल एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट
are identical in every respect, having the same mass, size and chemical properties. All atom of a given element, एक एलिमेंट के सारे एटम आइडेंटिकल होंगे, उनका मास, साइज, केमिकल प्रॉपर्टी सब बराबर होगी। जैसे सोडियम एक एलिमेंट है, इसमें जितने भी एटम है सारे एक जैसे होंगे। नंबर 6, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अलग अलग तरह के एटम, अलग अलग तरह के एटम जिनसे मिलकर के एलिमेंट बने हुए हैं, तो दो एलिमेंट अगर अलग अलग हैं तो उनमें प्रेजेंट एटम का साइज, उनका मास भी अलग अलग होगा। जैसे मैं सोडियम और पोटेशियम की बात करूं, सोडियम एक एलिमेंट है, इसमें सारे एटम बराबर होंगे, इक्वल होंगे साइज, शेप, मास में। पोटेशियम एक एलिमेंट है, इसके सारे एटम शेप, साइज, मास में बराबर होंगे, लेकिन एक दूसरे के सोडियम और पोटेशियम के एटम क्या होंगे बच्चों, अलग अलग होंगे। केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 or more element consist in joining together of atom, these element to form molecule of compound। केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ बिटवीन 2 और मोर एलिमेंट, 2 और मोर एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं बच्चों, मोलिक्यूल बनाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट है, कंबाइन होकर के वाटर बना दिया H2O। पोटेशियम और क्लोरीन दो एलिमेंट है, कंबाइन होकर क्या बना दिया, KCl बना दिया, पोटेशियम क्लोराइड बना दिया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा पोस्टुलेट नंबर 8, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन ए गिवन कंपाउंड इज फिक्स। एक कंपाउंड में जितने भी एटम और एटम के टाइप होंगे वो हमेशा क्या होंगे बच्चों, फिक्स होंगे। जैसे वाटर की बात करें तो वाटर में हमेशा 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम रहेगा। ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। जब केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो एटम जब कंपाउंड बनाते हैं तो वो सिंपलेस्ट होल रेशो में कंबाइन होते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 2 रेशो में और ऑक्सीजन कितने रेशो में, 1 रेशो में कंबाइन हुए, ये होल नंबर रेशो होगा। नेक्स्ट देखिएगा, एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन 1 रेशो टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम अलग अलग रेशो में कंबाइन हो सकते हैं अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाने के लिए। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है। ठीक है, तो इनमें एटम्स तो सेम प्रेजेंट है लेकिन ये कंपाउंड अलग अलग हैं। ये सॉलिड में पार्टिकल का अरेंजमेंट दिखा रखा है, ये लिक्विड में दिखा रखा है और ये किस में दिखा रखा है बच्चों, गैसेस में दिखा रखा है। तो आपको पता है गैसेस में ज्यादा स्पेस होता है बिटवीन द पार्टिकल इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो बच्चों ये हमने डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है। डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट हमने डिस्कस किए। सिंपल सी एटॉमिक थ्योरी है। डाल्टन ने कहा कि एटम छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है, ये पार्टिकल इंडिविजुअल है और एलिमेंट जिनसे मिलकर के एलिमेंट जिन एटम से मिलकर के बना हुआ है, एक एलिमेंट में सारे एटम का साइज मास बराबर होगा और दूसरे एलिमेंट से क्या होगा बच्चों, अलग होगा। ओके, ना बच्चों हम एटम्स के बारे में कुछ और डिस्कस करते हैं, मोर अबाउट एटम्स, एटम का सिंबल वगैरह हम डिस्कस करते हैं। तो एटम जस्ट एज ऑल हाउसेज आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, जैसे कि आपको पता है कि हाउसेज किससे बने होते हैं, ईंट से बने होते हैं। इन सेम वे ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, जितनी भी मैटर वो किससे बनी हुई होती है, एटम से। दस एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर अराउंड अस, इसीलिए जो एटम है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जैसे हमारे बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, सेल्स, ऐसे ही एटम बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसके बच्चों, मैटर की। इन केमिस्ट्री एटम इज डिफाइंड एज एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एक एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है क्या कहलाता है बच्चों, एटम कहलाता है। एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ एलिमेंट आर वेरी रिएक्टिव, ज्यादातर एलिमेंट के एटम रिएक्टिव होते हैं। डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते और सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। दे एग्जिस्ट इन कॉम्बिनेशन विद द एटम ऑफ सेम और अनदर एलिमेंट, वो कॉम्बिनेशन करते हैं अपने ही एटम, अपने ही एलिमेंट के एटम के साथ या फिर दूसरे एलिमेंट के साथ। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एटम एज आर एलिमेंट, जितने टाइप के एलिमेंट है उतने टाइप के एटम। ओके, एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, एटम बहुत छोटे होते हैं। एन आइडिया ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ एटम कैन बी हैड फ्रॉम द फैक्ट दैट 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिएगा बच्चों, एन आइडिया ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ एटम कैन बी हैड फ्रॉम द फैक्ट दैट 3,50,00,000 कॉपर एटम अरेंज्ड एंड टू एंड इन लाइन वुड cover a distance of about 1 centimeter.
मतलब कॉपर के एटम का अरेंजमेंट हम कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर लेंथ में, तो कितने एटम अरेंज हो जाएंगे? 3,50,00,000। कहने का मतलब बहुत छोटे छोटे हैं। द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाई इट्स रेडियस विच इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। एक एटम का साइज बताने के लिए उसकी एटॉमिक रेडियस से उसका साइज बताया जाता है। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। नैनोमीटर बच्चों बहुत ही छोटी यूनिट है मेजरमेंट की, क्योंकि एटम का साइज बहुत छोटा है, जो हमें दिखाई नहीं देते, उनकी रेडियस को मेजर करना कितना डिफिकल्ट था। विच इज वेरी वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। द सिंबल ऑफ नैनोमीटर इज एनएम। नैनोमीटर का सिंबल क्या होता है बच्चों? एनएम होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है किसके? 1/10⁹ मीटर। इट मीन्स 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। बच्चों जितने भी एटम डिस्कवर हुए हैं उसमें हाइड्रोजन सबसे छोटा है। हाइड्रोजन एटम इज द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ ऑल। द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.037 नैनोमीटर। इफ वी एक्सप्रेस द रेडियस ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इन मीटर, it will be 0.037 into 10⁻⁹ meter, which means 0.00000000037 meter. It is very very small. The atomic radius of some common element are given below in this table. मैं आपको एटॉमिक रेडियस कुछ एलिमेंट्स की बता देखिएगा बेटा। हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस है 0.037 नैनोमीटर, कार्बन 0.077 नैनोमीटर, नाइट्रोजन 0.074 नैनोमीटर, ऑक्सीजन 0.073 नैनोमीटर, क्लोरीन 0.099 नैनोमीटर, सल्फर 0.104 नैनोमीटर, सोडियम 0.191 नैनोमीटर, मैग्नीशियम 0.160 नैनोमीटर, कैल्शियम 0.197 नैनोमीटर, आयरन 0.126 नैनोमीटर, कॉपर 0.128 नैनोमीटर, गोल्ड 0.144 नैनोमीटर। तो बच्चों हम अंदाजा लगा सकते हैं गिवन टेबल से कि एटॉमिक रेडियस कितनी छोटी है, एटम का साइज कितना छोटा है। इतनी छोटी सी यूनिट हम यूज करते हैं एटम की रेडियस मेजर करने के लिए। एटम्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम इवन अंडर द मोस्ट पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। एटम इतने छोटे हैं कि हम इनको माइक्रोस्कोप, वो भी कौन सा माइक्रोस्कोप? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख सकते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन प्रोड्यूस एक्सट्रीमली मैग्निफाइड इमेजेस ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट। द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप STM। जो हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं बच्चों? STM, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप कैन प्रोड्यूस कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस ऑफ द सरफेस ऑफ एलिमेंट विच शो द इंडिविजुअल एटम। ये माइक्रोस्कोप इंडिविजुअल एटम को रिप्रेजेंट करता है। द एटम शो अप एज ब्लड स्पेयर। एटम ब्लड स्पेयर की तरह दिखते हैं। दस द स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप अनेबल अस टू सी एटम दो इनडायरेक्टली। टनलिंग एटम से भी हम जो एटम की इमेज है उसको अच्छे तरीके से बच्चों नहीं देख सकते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा इस डायग्राम में, ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है टनलिंग माइक्रोस्कोप से आपको दिखाया गया है। आई होप गाइस कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। Hello, good morning students. This is Jyoti ma'am, your maths teacher. Let's start today our maths class. Chapter 13, exercise 13.3. आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो हमें जो कोन है उसका कर्व सरफेस एरिया गिवन है और स्लैंट हाइट गिवन है। हमें सबसे पहले रेडियस फाइंड करेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इक्वल्स टू में पाई आर एल होता है। पाई आर एल हमें क्या गिवन है? 308। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस फाइंड करनी है। हाइट हमें जो स्लैंट हाइट है एल वो हमें गिवन है 14 इक्वल्स टू 308। 7 से कैंसिल, 7 2 जा 14।
2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 r इक्वल्स टू 308, देन r इक्वल्स टू 308 अपॉन में 44, ये कैंसिल हो गया कंप्लीट 7 पर, रेडियस क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में हमें रेडियस ऑफ द बेस फाइंड करनी थी, रेडियस 7 सेंटीमीटर आ गई। सेकंड है टोटल सरफेस एरिया, सेकंड पार्ट टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन। हमने कल भी जो क्लास थी उसमें डिस्कस किया था टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कॉन का, CS से पाई आर एल प्लस में एरिया ऑफ सर्कुलर बेस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल हमारा क्या है CS से ऑफ कौन, CS से ऑफ कौन हमें गिवन है 308 प्लस पाई आर स्क्वायर को सोल्व करेंगे 22/7, आर हमारे पास 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू में 7, 308 प्लस 7 से 7 कैंसिल, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 154, दोनों को प्लस करेंगे 8 4 12 5 1 6 3 1 4, 468 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 सेंटीमीटर। जो कोनिकल टेंट है वो 10 सेंटीमीटर हाई है और जो रेडियस है उसकी वो 24 सेंटीमीटर है। फाइंड स्लैंट हाइट, फर्स्ट पार्ट में स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। सेकंड कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, हमें कैनवास की कॉस्ट फाइंड करनी है, जितना रिक्वायरमेंट है टेंट को बनाने में, कॉस्ट हमें गिवन है 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल्स टू में ₹70। तो हमें टोटल जो कॉस्ट फाइंड किसकी करनी है, जितना भी टेंट बनाने में कैनवास का यूज़ हुआ है उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, हाइट गिवन है, हाइट ऑफ टेंट कॉनिकल टेंट 10 मीटर, ये भी मीटर है हमारे पास, रेडियस गिवन है 24 मीटर। तो सबसे पहले हमें स्लैंट हाइट निकालनी है। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है, स्लैंट हाइट को किससे डिनोट करते हैं, L से। उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर, रेडियस 24 का स्क्वायर प्लस में हाइट 10 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100, दोनों को प्लस करने पर आ गया 676। 676 का स्क्वायर रूट क्या होता है 26। तो स्लैंट हाइट हमारे पास कितनी आ गई 26 मीटर। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, कैनवास रिक्वायर्ड to make the tent, जो हमें रिक्वायरमेंट है टेंट को बनाने के लिए, तो इसका मतलब CSA ऑफ द टेंट, कट सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, कट सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 24 एंड एल हमारे पास 26। इस कंप्लीट को सोल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22, 24 एंड 26 को मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 13,728/7 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया CSA ऑफ कॉन, टेंट का CSA।
अब हमें जो कोस्ट गिवन है, cost of 1 meter square canvas equals to में ₹70। कॉस्ट हमें कितने पर निकालनी है, 13,728 बाय 7 मीटर कैनवास की। तो 70 मल्टीप्लाई बाय 13,728 बाय 7, 7 से कैंसिल 10 पर। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट क्या आ गई, 1,37,280 रुपीज़। ये जो है हमारे पास टोटल कॉस्ट है। जो हमें ट्रिकोनिकल टेंट बनाना, उसमें कितने कैनवास की रिक्वायरमेंट है, उसकी कॉस्ट आ गई 1,37,280। ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपके लिए लेकर आया हूं नया टॉपिक टिश्यू चैप्टर में, और उसका नाम है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे, और कल से स्टार्ट करेंगे हम एनिमल टिश्यू। तो देखिए भाई बच्चों, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या होता है। एक प्रकार का ये क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स होते हैं विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्टील, मतलब ये नॉर्मली क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। चीफ जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वैस्कुलर बंडल के, वो क्या क्या हैं, जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। जाइलम और फ्लोएम बंडल को ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। साथ में वाटर, मिनरल्स और सॉल्ट को क्या करते हैं, ये कंडक्ट करने का काम करते हैं, और साथ में फूड मटेरियल को मैन्युफैक्चर करने का भी काम करते हैं। कौन कौन, जाइलम एंड फ्लोएम की बात कर रहे हैं। वहीं वैस्कुलर बंडल की अगर हम बात करें तो ये अरेंज होते हैं रिंग राउंड अराउंड ए पिथ, मतलब वैस्कुलर बंडल पित्त के चारों तरफ क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, और सराउंडेड बाय द एंडोडर्मिस। सेंट्रल जो सिलेंडर है उसको हम क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म जाइलम को क्या कहा जाता है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। उसके बाद मतलब पहले वाले जाइलम को हम क्या कहेंगे, प्रोटोजाइलम, और दूसरे वाले को क्या कहेंगे हम फिर मेटाजाइलम कहेंगे। टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल, तो टाइप्स कौन कौन से हैं वो देख लीजिएगा। टाइप्स हैं, सबसे पहला है कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट की अगर हम बात करें तो जाइलम एंड फ्लोएम जो एलिमेंट्स हैं बहुत ही नज़दीक होते हैं वैस्कुलर बंडल में, तो उसको कॉन्जॉइंट कहते हैं। ये स्टेम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। दो टाइप्स के होते हैं कॉन्जॉइंट, एक तो होता है कोलेटरल और एक होता है बाई कोलेटरल। तो कोलेटरल की अगर हम बात करें तो जाइलम और फ्लोएम एक बिल्कुल सेम रेडियस पे क्या करते हैं, लाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं कोलेटरल। जाइलम अंदर की तरफ होता है, फ्लोएम एक्सटर्नल होता है। दो टाइप्स के आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ओपन और क्लोज। जब कैम्बियम अगर प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम के बीच में तो इसका मतलब ओपन है, और ये नॉर्मली डाइकॉट के अंदर देखने को मिलेगा। कॉनिफॉर्म जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा। वेयर इज़ नो कैम्बियम, और जहाँ पर कैम्बियम नहीं है वहाँ पर आपको ये ओपन सिस्टम देखने को मिलेगा। वहीं वैस्कुलर बंडल इज सेड टू बी द क्लोज्ड, एग्जाम्पल द मोनोकोट स्टेम। मैंने आपको क्या बताया, जब कैम्बियम प्रेजेंट होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, इट इज ओपन एज इन डाइकॉट एंड कॉनिफर जिम्नोस्पर्म स्टेम्स, एंड व्हेन देयर इज नो कैम्बियम वैस्कुलर बंडल इज सेड टू बी द क्लोज्ड, जो कि मोनोकोट स्टेम के अंदर देखने को मिलेगा। अब आता है बच्चों बाई कोलेट्रल। बाई कोलेट्रल की अगर हम बात करते हैं तो जो दो फ्लोएम जो पैचेज हैं वो एक्सटर्नल और इंटरनल क्या हैं, पाए जाते हैं टू द सेंट्रली प्लेस्ड जाइलम इन ए कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल। तो इसका मतलब दो आपको यहाँ पर फ्लोएम टिश्यू है, उसके बीच में अगर आपको जाइलम अगर नज़र आता है तो वो कौन सा कहलाएगा, बाई कोलेट्रल कहलाएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दो कैम्बियम स्ट्रिप्स लाई करती हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में, एग्जाम्पल है कुकुरबिटा के अंदर। कंसेंट्रिक कोलेट्रल हो गया, अब आती है कॉन्सेंट्रिक। जाइलम और फ्लोएम सर्कल्स की फॉर्म में पाए तो उसको क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक कहते हैं, मतलब वन कवरिंग अनदर, एक दूसरे के ऊपर। दो टाइप्स के मिलेंगे आपको, एम्फीवेसल और दूसरा क्या है, एम्फीक्रिबल। एम्फीक्रिबल तो भाई एम्फी वेसल की अगर बात करें तो फ्लोएम क्या होता है, जाइलम के चारों तरफ सराउंडेड होता है, जिसको हम लिप्टोसेंट्रिक कहते हैं। ये मिलेगा आपको ड्रैकिना और यूक्का के अंदर। और वहीं क्रिबरल के बारे में बात करें तो जाइलम क्या होता है, फ्लोएम के चारों तरफ सराउंडेड होता है, और हेड्रोसेंट्रिक की फॉर्म में हम इसको क्या कहते हैं क्रिबरल क्या होते हैं, हेड्रोसेंट्रिक। ये आता है भाई आपका पॉलीपोडियम का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं यहाँ पर, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, ये एग्जाम्पल हैं बच्चों।
इसके बाद आता है रेडियल। जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज अकर सेपरेटली ऑन द डिफरेंट रेडियाई। अगर ये अलग अलग रेडियाई पर हैं, जाइलम अलग रेडियाई पे है, फ्लोएम अलग रेडियाई पे है, तो उसको बोलेंगे रेडियल। ये रूट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है एक्जार्क और मिजार्क एंड एंडार्क वैस्कुलर बंडल। ये जो क्लासिफिकेशन है ये रिलेशनशिप करती है मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम के आधार पर। एक्जार्क की अगर हम बात करें तो जो प्रोटोजाइलम है इज लोकेटेड आउट द वार्डली एंड मेटाजाइलम टुवार्ड द सेंटर, तो उसको हम बोलेंगे एक्जार्क और वो है रूट्स एग्जाम्पल। मिजार्क की अगर हम बात करें तो प्रोटोजाइलम इज सराउंडेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द मेटाजाइलम, तो उसको हम बोलेंगे मिजार्क, लीफ के अंदर होता है ये। और वहीं एंडार्क की अगर हम बात करें तो प्रोटोजाइलम क्या है, लोकेटेड टुवार्ड द सेंटर एंड द मेटाजाइलम टुवार्ड द पेरिफेरी, तो एग्जाम्पल है स्टेम। ये आप यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं वैस्कुलर बंडल के, अच्छे तरीके से आप समझ लीजिएगा। सबसे पहला है कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट में आपने देख लिया यहाँ पे नीचे क्या है, जाइलम है, और ऊपर क्या नज़र आ रहा है आपको, फ्लोएम नज़र आ रहा है। तो देखिए क्लोज कब होगा, क्लोज जब होगा जब यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। जहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट है तो वहाँ क्या रहेगा, ओपन रहेगा। वहीं बाइकोलेटरल की अगर बात करते हैं तो दोनों तरफ क्या मिलेंगे आपको, आउटर फ्लोएम और इनर फ्लोएम, इसके बीच में आपको क्या मिलेगा, जाइलम मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बाइकोलेटरल कहलाएगा। अब बारी आती है कंसेंट्रिक की। तो कंसेंट्रिक देखें तो एम्फी वेसल और एम्फी क्रिब्रल। देखो थोड़ा सा अगर मान लीजिए कि ऊपर की तरफ है तो उसको एम्फी वेसल कहा जाता है, और चारों तरफ क्या है, जाइलम सराउंडेड होता है। वहीं जाइलम अगर बीच में है और चारों तरफ क्या है, फ्लोएम प्रेजेंट है, तो उसको हम एम्फी क्रिब्रल कहते हैं। और इसके बाद अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे कंसेंट्रिक की अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं फ्लोएम और जाइलम ये अलग अलग रेडियाई पे क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वैस्कुलर बंडल्स के, ये आप अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा है वो आप एक बार फिर दोबारा से देख लीजिए। आज हमने पढ़ा है भाई बच्चों वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में। कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम होता है, नॉर्मली इसके अंदर वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं और ये डिवाइडेड होते हैं भाई। चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है वैस्कुलर बंडल के, जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। जाइलम और फ्लोएम जो बंडल हैं ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और वाटर, मिनरल, सॉल्ट और फूड को मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं। ये जो वैस्कुलर बंडल होते हैं ये पित्त के चारों तरफ क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं। तो नॉर्मली ये सर्कल्स क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। सेंट्रल जो सिलेंडर होता है उसको हम बोलते हैं स्टील, और जो फर्स्टली फॉर्म जो जाइलम होता है उसको प्रोटोजाइलम, और बाद में जो बनने वाला जो जाइलम होता है उसको क्या बोलते हैं, मेटाजाइलम। मतलब पहला जो जाइलम बन गया अब उसकी ग्रोथ होगी तो क्या बन जाएगा, वो फिर मेटाजाइलम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल के बारे में बताया, कॉन्जॉइंट बताया। कॉन्जॉइंट में क्या बताया मैंने आपको भाई, ये क्या होता है, फ्लोएम और जाइलम बिल्कुल नज़दीक होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जॉइंट कहते हैं। स्टेम के अंदर देखने को मिलेगा कोलेट्रल और बाइकोलेट्रल। कोलेट्रल की अगर हम बात करते हैं तो जाइलम और जो फ्लोएम है वो बिल्कुल सेम रेडियस पे क्या करेंगे, लाइक करेंगे, तो उसको कोलेट्रल कहा जाता है। इसका मतलब जाइलम क्या रहेगा, अंदर रहेगा, और फ्लोएम क्या रहेगा, बाहर रहेगा। और दो टाइप्स के मिलेंगे आपको, ओपन और क्लोज। तो कैम्बियम अगर मान लीजिए प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, अगर के जब कैम्बियम प्रेजेंट है ना जाइलम और फ्लोएम में, तो इसका मतलब क्या है, वो ओपन है। डाइकॉट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जहाँ पे एब्सेंट है तो उसको क्या बोल देंगे, मोनोकॉट कहेंगे, और वो क्लोज रहेगा। बाइकोलेटरल की अगर हम बात करें तो दो फ्लोएम पैचेज नज़र आएंगे और उसके बीच में क्या मिलेगा आपको, जाइलम। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइकोलेटरल कहेंगे। दो टाइप्स के होते हैं बेटा ये स्टेप्स, जाइलम और फ्लोएम के। एग्जांपल है कुकुरबिटा के अंदर आप देख पाएंगे। कंसेंट्रिक का अगर मैं आपको बताता हुआ चलूँ तो एम्फी वेसल और एम्फी क्रिब्रल ये आपको नज़र आएंगे। तो एम्फी वेसल की अगर बात करें तो जो फ्लोएम है जो जाइलम के चारों तरफ नजर आएगा तो उसको बोलेंगे हम एम्फी वेसल, लेप्टोसेंट्रिक बोलते हैं उसको हम। ड्रैक्सिना और यूका इसका एग्जांपल है। एम्फी क्रिब्रल की बात करें तो जाइलम क्या होता है, यहाँ पर सराउंडेड होता है फ्लोएम के, उसको क्या कहते हैं, हेड्रोसेंट्रिक कहते हैं। पॉलीपोडियम के अंदर, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला के अंदर आपको देखने को मिलेगा। रेडियल की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू क्या होती है, सेपरेटेड होते हैं, डिफरेंट रेडियाई पे होती हैं, तो उसको कहा जाता है भाई रेडियल। अब एक्जार्क, मिजार्क और एंडार्क की अगर बात करें तो एक्जार्क की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली क्या है भाई, जो प्रोटोजाइलम है इज लोकेटेड आउटवर्डली एंड मेटाजाइलम टुवर्ड द सेंटर। रूट्स एग्जांपल है। मिजार्क में प्रोटोजाइलम सराउंडेड ऑन बोथ साइड्स बाय मेटाजाइलम लीफ। एंडार्क की अगर हम बात करें तो प्रोटोजाइलम क्या करता है, लोकेटेड करता है टुवर्ड द सेंटर, और मेटाजाइलम टुवर्ड द पेरिफेरी। तो ये आपका स्टेम एग्जाम्पल रहेगा। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ये आप अच्छे तरीके से इनको रिवाइज कीजिएगा। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो दोबारा से मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें, कम से कम 2 या 3 बार देखें, ताकि इस पॉइंट्स को क्या कर सके, आप क्लैरिफाई कर सकें।
नहीं आता है तो मेरे से भी आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो आपका आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर मुलाकात करेंगे नए टॉपिक और नई क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।